नमस्कार बच्चों, मैं उत्तम और आप सभी को स्वागत करता हूं गुरुकुल दर्पण क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आप हैं गुरुकुल की छांव में। जैसा कि आप सभी से वादा किया था कि हम एसएससी जीडी एग्जाम या और फिर अन्य सभी एग्जामों को टारगेट करते हुए आपको क्लासेस उपलब्ध कराएंगे। और आप सभी को जैसा कि पता होगा, पता पड़ गया होगा और सभी को पता पड़ जाता है, जो बच्चे सीरियस हैं कि एसएससी जीडी की एग्जाम डेट 10 जनवरी से आ चुकी है। उसी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम आपको आज से ही रेगुलर क्लासेस, अगर कोई दिक्कत नहीं आती है तो तब से लेकर, अगर कोई दिक्कत आ जाती है तो उस दिन क्लासेस नहीं हो पाएंगी, लेकिन दिक्कत नहीं आती है तो आज से ही आपको रेगुलर क्लासेस उपलब्ध कराएंगे। तो बच्चों, मैं आपके साथ हूं उत्तम और दूसरी ज्योग्राफी क्लास को लेकर मैं आपके समकक्ष प्रस्तुत हुआ हूं। बच्चों, जैसे कि यहां पर आप देख पा रहे हैं, ये जो है क्या है, हमारा भारत का मैप। तो लास्ट क्लास में हम बात कर चुके थे भारत के पड़ोसी देशों के बारे में, जो कितने भारत के पड़ोसी देश हैं। बच्चों, कहते हैं ना कि हम अपने रिश्तेदार या अपने सगे संबंधी किससे चुन सकते हैं, तो हम अपनी मर्जी से चुन सकते हैं, लेकिन एक पड़ोसी ऐसा व्यक्ति है जिसे हम अपनी मर्जी से नहीं चुन सकते। तो ऐसे ही हैं कुछ हमारे पड़ोसी। और सबसे पहले पाकिस्तान, जो कभी ना कभी हमारा ही हुआ करता था। तो पाकिस्तान से भारत के लगने वाले राज्य गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर की टोटल कितनी सीमा साझा होती है? 3323 किलोमीटर। पाकिस्तान से एक पाकिस्तान से ऊपर एक देश है अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान से हमारे किस राज्य की, जम्मू कश्मीर, या फिर ये तो वक्त ही बताएगा, ये क्षेत्र जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, लद्दाख में जाता है या फिर जम्मू कश्मीर जाता है। लेकिन हमारे जो भूगोल वेत्ता हैं वो कहते हैं कि ये क्षेत्र किस में जाएगा? लद्दाख में जाएगा। तो लद्दाख सीमा साझा करता है सिर्फ आपका अफगानिस्तान। आगे बात करें चाइना की, ये सबसे जो एशिया का मरीज कहे जाने वाला व्यक्ति कौन सा है? चाइना। तो चाइना से भारत के कितने राज्य लगे हैं? तो क्रम से लद्दाख, नीचे हिमाचल प्रदेश, यहां पर लगता है आपका उत्तराखंड, और इधर सिक्किम और इधर अरुणाचल प्रदेश। भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है लगभग 3488 किलोमीटर। उसके बाद आता है बच्चे कौन सा? म्यांमार। म्यांमार भारत के 4 राज्यों के मध्य 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर तथा मिजोरम। और टोटल सीमा कितनी साझा करता है? 1643 किलोमीटर। ठीक है, ये हो गया ऑर्डर जो हमने जाना था। फिर हमने जाना था किसके बारे में? नेपाल के बारे में। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि नेपाल भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। सबसे पहले उत्तराखंड, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा आपका बिहार, चौथा पश्चिम बंगाल और पांचवा सिक्किम। प्यारे बच्चों, अगर मैं बांग्लादेश की बात करता हूं तो बांग्लादेश भारत के कितने राज्य है? तो 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। और नीचे से ज्ञात करेंगे, अगर आप देख पा रहे हैं, मैं इधर आप नजर मारेंगे, मैप पर भी मारेंगे और उधर भी मारेंगे, तो इधर पड़ता है आपका कौन सा? पश्चिमी बंगाल। इधर कौन सा पड़ता है बच्चे? असम। फिर मेघालय, फिर ये त्रिपुरा और ये फिर ये मिजोरम। ठीक है, अगर मैं भूटान की बात करता हूं तो भूटान से सबसे पहले सिक्किम, फिर आपका पश्चिम बंगाल, फिर आपका असम और फिर आपका कौन सा? अरुणाचल प्रदेश सीमा साझा करता है। ये थी आज की क्लास में इतनी बातें। मैं 1 मिनट के लिए साइड में हुआ जाता हूं। देखो, सी है अरब सी, यानी अरब सागर, बे ऑफ बंगाल मतलब बंगाल की खाड़ी। आज ज्योग्राफी क्लास के साथ साथ आपको कुछ ज्योग्राफी की शब्दावली भी सिखाई जाएगी। ठीक है, चलिए बच्चे, ये है बन्नार की खाड़ी इधर, और इधर क्या है प्यारे बच्चों? बे ऑफ बंगाल। अब यहां पर एक शब्द लिख रहा है जल संधि। मैंने क्यों लिखा है कि दो जलीय क्षेत्रों को जोड़ने वाली संधि का मतलब होता है किन दो चीजों को जोड़ना। जैसे आप संधि पढ़ते हैं कि दो समानवर्ती, है ना, जैसे मैंने बताया था, सॉरी, दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तनों क्या कहते हैं? संधि। तो संधि का मतलब होता है किसी चीज को जोड़ना। ठीक है, तो यह मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बीच के क्षेत्र को जोड़ता है, मतलब पानी को जोड़ता है। और इस जल संधि का नाम क्या है बच्चे? कौन सा है? पाक जल संधि। तो जल संधि की बात करें तो यहां पर पाक जल संधि। अगर देशों की बात करें तो सबसे पहले ये भारत और ये आपका श्रीलंका। और मैं अगर बात करता हूं किसके क्षेत्र को अलग करता है? मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी। तो अगले ही पल में हो जाता हूं साइड में। आप इन चीजों को नोट कर लीजिए बेहतर तरीके से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में नोट कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम है बच्चों कब? 10 जनवरी को, और हमारे पास टाइम है बहुत कम। इन चीजों को ध्यान में रखिए, जल्दी से फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं आपके साइड में हूं और चीजों को आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, तो मैं इसको बच्चे
मिटा देता हूं, फिर चलते हैं हम आगे की तरफ। देखो इसका सिर्फ एकमात्र तरीका है इन चीजों को याद करने का बच्चे, और वो तरीका कौन सा है कि सबसे पहले आपको ज्योग्राफी पढ़नी है तो मैप की स्टडी करनी आनी चाहिए। अगर आपने मैप स्टडी कर लिया तो ज्योग्राफी से आसान सब्जेक्ट आपको कोई भी नहीं लगेगा। तो सबसे पहले इसको क्या ध्यान रखेंगे, ज्योग्राफी को याद रखेंगे, ठीक है। ज्योग्राफी हमें कंठस्थ होनी चाहिए, और कंठस्थ कैसे होगी बच्चे, मैप के द्वारा ज्योग्राफी को कंठस्थ किया जा सकता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं किसके बारे में, भारत की मानक समय रेखा। किसके बारे में, भारत की मानक समय रेखा। बच्चे किसकी बात करते हैं, भारत की मानक समय रेखा। तो भारत की मानक समय रेखा की बात करते हैं, सभी लोग कहते हैं कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को क्या बोलते हैं, भारत की मानक समय रेखा। जो बच्चे कहां से, इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है, कहां से, इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है, ठीक है। अब ये तो हो गई किताबी बातें, ठीक है। अब मैप बताएगा कि इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है या फिर नहीं गुजरती है। तो ये मैंने मान ली क्या बच्चे, भारत की मानक समय रेखा। तो लगभग हाथ शुरू से ही आर्ट्स में कमजोर रहा है, तो रेखाएं टेढ़ी हो जाती हैं अक्सर, ठीक है। तो चलिए, तो कोशिश समझेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है ना, ये रेखा है, और ये भारत के कितने, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो सबसे पहले आता है उत्तर प्रदेश, फिर आपका आता है बच्चे कौन सा, मध्य प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश के बाद कौन सा आता है आपका, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश। देखो आजकल एग्जामिनर सवाल कैसे पूछ रहा है, वो कहता है कि भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। संख्या पूछता है 5, लोगों को पता नहीं रहता, काउंट कर नहीं पाते, ठीक है। ऐसे ही वो आगे पूछ सकता है कि भारत की मानक समय रेखा कितने राज्यों से गुजरती है। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश को मिलाकर होते हैं 5, तो 5 लिख सकते हैं। तो कौन कौन से होते हैं बच्चे, तो अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहले होता है उत्तर प्रदेश, दूसरा होता है आपका मध्य प्रदेश, तीसरा होता है आपका छत्तीसगढ़, फिर होता है आपका, देखो त्रिपुरा याद आ रहा है, ठीक है। तो फिर होता है आपका उड़ीसा, फिर होता है आपका कौन सा बच्चे, उड़ीसा के बाद, हाँ झारखंड नहीं, आंध्र प्रदेश, ठीक है। चलिए यहां तक हमने बात कर ली कि उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ के साथ से गुजरती है भारत की मानक समय रेखा, जिसे हम बोलते हैं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो कि इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। तो कहां से गुजरती है बच्चे, इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। चलिए बच्चों, तो मतलब हम बात कर रहे थे भारत की मानक समय रेखा के बारे में। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, सॉरी उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ ये सीमा छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है। चलिए आगे चलते हैं और जानते हैं भारत के 5 सबसे बड़े जिले, ठीक है। जानना आवश्यक है, और पूछता है कुछ लोगों को यह भी नहीं पता कि भारत के 5 सबसे बड़े, अब इसकी मैप की हमें कम ही आवश्यकता पड़ेगी, तो हम चीजों को ऐसे डिफाइन कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए बच्चे, है ना, कुछ हमारे बच्चे हमसे भी बड़े हैं, ठीक है, लेकिन पढ़ा रहे हैं तो बच्चे ही हैं हमारे लिए, सब है ना, मेहनत करो जान लगा के, सिलेक्शन होगा एक ना एक दिन।
और किस तरीके से होगा, आप 4 से 5 घंटे बैठना शुरू कर दो, आपका निश्चित क्या है सिलेक्शन। लेकिन 4 से 5 घंटे बैठ के पढ़ाई करनी है, मूवी नहीं देखनी, ठीक है। चलिए अगर बात करते हैं, मैं बात करता हूं क्या है, भारत के 5 सबसे बड़े जिले, ठीक है। तो भारत के 5 सबसे बड़े जिले, और कमेंट में बताओ, वैसे मैं अभी 1 मिनट बाद बता रहा हूं, भारत के 5 सबसे बड़े राज्य, ठीक है। जिलों की बात कर रहे हैं, सबसे पहले पड़ता है कौन सा, कच्छ, तो कहां पर पड़ता है, गुजरात में। दूसरा पड़ता है जैसलमेर, सॉरी, दूसरा पड़ता है आपका लेह। तीसरा पड़ता है आपका वो कौन सा बच्चे, जैसलमेर। चौथा पड़ता है आपका बीकानेर, और पांचवा पड़ता है आपका बाड़मेर, ठीक है। तो भारत के 5 सबसे बड़े जो जिले हो जाते हैं वो कौन कौन से हो जाते हैं, कच्छ, लेह, जैसलमेर, बीकानेर तथा बाड़मेर। चलिए बच्चे, भारत के 5 सबसे बड़े जिले की बात करें तो कौन से हो जाते हैं, कच्छ, लेह, जैसलमेर, बीकानेर तथा बाड़मेर। चलिए अगर मैं बात करता हूं बच्चों कि भारत के 5 सबसे बड़े राज्य, तो अगर मैं 5 सबसे बड़े राज्य में, तो भैया राजा राज्य का क्षेत्रफल के अनुसार शहंशाह तो एक ही है, और वो है राज मतलब राजस्थान, ठीक है। तो राजस्थान भैया जी सबसे बड़े हैं, ठीक है। यहाँ की संस्कृति भी न्यारी है। दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश जी कहाँ पीछे रहने वाले हैं, तीसरे पर महाराष्ट्र बोले कि हम भी नहीं पीछे रहेंगे भैया, और यूपी बाबा तो चौथे तक पहुंच गए, तो बोले कि चौथे से ज्यादा हमें भी स्वीकार नहीं है। तो यूपी कितने, उत्तर प्रदेश कितने पर आता है, चौथे पर, और पांचवें पर आता है आपका गुजरात। तो पांचवें पर आता है बच्चों आपका गुजरात, ठीक है। ये तो थी जनरल बात है कि भारत के 5 सबसे बड़े राज्य, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात। और भारत के 5 सबसे बड़े जिलों में कौन आता है, कच्छ, लेह, जैसलमेर, बीकानेर तथा बाड़मेर। चलिए बच्चों, है ना, करते चलिए, नोट करिए जल्दी से फटाफट से। चलिए बच्चों, चलिए आगे इस चीज को मिटाएंगे और हम चलते हैं आगे की तरफ। चलिए फटाफट से चलिए, नोट कीजिए सारी चीजों को। चलिए बच्चों, आगे बात करेंगे किसके बारे में, पांडिचेरी के बारे में। भारतीय संघ का ऐसा क्या है, संघ शासित प्रदेश, संघ शासित प्रदेश। तो भारतीय संघ का प्यारे बच्चों ऐसा संघ शासित प्रदेश जो लगभग 3 राज्यों में फैला हुआ है। पहला, अगर बात करें सबसे ज्यादा फैला है किसमें, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में इसके 2 जिले पड़ते हैं, कौन सा, कराईकल तथा पांडिचेरी। इसका वर्तमान में पुडुचेरी कर दिया गया है, तो आप पुडुचेरी भी लिख सकते हैं। और माहे पड़ता है कहां पर, केरल के अंदर। और मैं अगर इसकी यनम की बात करता हूं, तो यनम कहां पड़ता है बच्चे, तो यनम पड़ता है आंध्र प्रदेश में। तो भारतीय संघ का ऐसा संघ शासित प्रदेश जिसका विस्तार 3 राज्यों में है। जैसे अगर मैं बात करता हूं, ये गुजरात का इलाका, ठीक है। तो यहां केरल में कौन सा है, माहे। अगर यहां पर कौन सा है, कराईकल।
यहां पर है आपका कौन सा, पांडिचेरी, और आंध्र प्रदेश में यहां पर पड़ता है यनम। ठीक है, तो भारतीय संघ का ऐसा संघ शासित प्रदेश जिसका विस्तार 3 राज्यों में है, और कौन कौन से बच्चों को 3 राज्य हैं वो आप देख पा रहे हैं। तमिलनाडु में पांडिचेरी तथा कराईकल, माहे में केरल, और यनम में आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलिए ये सारी बातें कंप्लीट हो जाती हैं। अब जानेंगे कुछ अंतरराष्ट्रीय रेखाओं के बारे में। ठीक है, चलिए नोट कीजिए सारी चीजों को। चलिए बच्चों, ये सारी चीजें आपने नोट की होंगी। अब चलते हैं आगे तरफ, क्योंकि हमारे लिए क्या है, टाइम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं साइड में कभी कभी इसलिए जाता हूं कि आप स्क्रीनशॉट ले सकें। ठीक है ना, क्लास अगर तेजी से हो रही है, कंटेंट तेजी से प्रोवाइड हो रहा है, तो आप भी तेजी से याद कीजिए और जल्दी से अपने एग्जाम को निकालकर एक सफल और सुखी जिंदगी जीजिए। चलिए आगे बात करते हैं किसके बारे में, प्रमुख अंतरराष्ट्रीय रेखाएं। प्रमुख अंतरराष्ट्रीय रेखा, अगर मैं बच्चे यहां पर थोड़ा सा बात करता हूं किसके बारे में, अगर मैं बात करता हूं जैसे कि, ठीक है बच्चे, ये है लगभग, मैंने भारत का जो ऊपरी हिस्सा है वो बनाने की कोशिश किया है। ठीक है, चलिए ये क्या है, भारत का ऊपरी हिस्सा मैंने यहां पर ड्रॉ करने की कोशिश की है। मैं इसे ब्लैक से और ऊपर ऊपर घुमा देता हूं कि थोड़ा सा डल दिखेगा। चलिए देखो, भारत और पाकिस्तान, इधर है आपका चाइना, इधर है आपका अफगानिस्तान। ये तो आपको समझ में ही आ रहा होगा, लेकिन मैं इसके थ्रू थोड़ी चीजें बताऊंगा। एक है आपकी कौन सी, रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा। अब ये किस किस के बीच है, भारत और पाकिस्तान। और मैं अगर एक एक और लिख दूं कि भारत व बांग्लादेश, तो मेरे भाई बिल्कुल सही है, क्योंकि जब 1947 में भारत आजाद हुआ था, तो 1971 तक बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। तो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को क्या बोलते हैं, रेड क्लिफ रेखा, और भारत और बांग्लादेश की सीमा रेखा को क्या बोलते हैं, रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, आगे बात करते हैं किसके बारे में, मैकमोहन रेखा। ये जो मैकमोहन रेखा है बच्चे, ये किस किस के बीच पड़ती है, मैकमोहन रेखा ये पड़ती है किस किस के बीच, भारत और चीन के बीच, है ना। थोड़ा सा वेट करो, वो भी समझाएंगे। ठीक है, मैकमोहन रेखा। अगर मैं आगे बात करता हूं, मैकमोहन रेखा के बाद एक रेखा पड़ती है कौन सी, डूरंड रेखा, डूरंड रेखा। और ये डूरंड रेखा किसके किस किसके बीच पड़ती है, भारत व अफगानिस्तान। तो किस किस के बीच पड़ती है, भारत व अफगानिस्तान के मध्य पड़ती है डूरंड रेखा। बच्चों अगर मैं बात करता हूं, जैसा कि आप समझ पा रहे हैं, ये पूरा इलाका कौन सा है, पीओके। ठीक है, ये कौन सा है आपका पूरा इलाका। अगर मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से कर देता हूं, ठीक है, तो मैंने ऐसे उड़ा दिया क्योंकि चीजें मुझे अलग दिखानी पड़ेंगी। ठीक है, चलिए, तो पीओके, और ये वाला इलाका कौन सा है, अक्साई चीन। ठीक है, यहीं पर है बच्चे कौन सा, कारगिल। और ये जो लाइन है, ये वाली जो डार्क वाली लाइन है, ये वाली, ये मैंने ज्यादा डार्क कर दी, और ये है आपकी एलओसी। एलओसी की फुल फॉर्म क्या है, लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल, है ना। तो लाइन ऑफ कंट्रोल, अगर बच्चे ये बात करूं कि ये मैंने थोड़ी सी ऐसे कर दी, डॉट 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 ज्यादा कर दी, ये वाली लाइन क्या कहलाती है, एल ए सी। और एल ए सी की फुल फॉर्म क्या है, देखो एल ए सी एल वी सी वी एक जैसा बनना। ठीक है, बिठाएंगे थोड़ा सा और वापस से, एल ए सी,
इसकी फुल फॉर्म क्या है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, एक्चुअल कंट्रोल। तो एलएसी किस किस के बीच बनता है? भारत व अक्साई चीन के बीच है एलएसी, जिसे हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नाम से जानते हैं। भारत और पीयूके के मध्य स्थित है एलओसी, जिसे हम लाइन ऑफ कंट्रोल के नाम से जानते हैं, यानी नियंत्रण रेखा। और इसे क्या जानते हैं? वास्तविक नियंत्रण रेखा। तो ये सिर्फ है नियंत्रण रेखा, ये है वास्तविक नियंत्रण रेखा। तो उम्मीद करता हूं कि यहां पर आपको सारी की सारी रेखाएं समझ में आई होंगी। प्रमुख अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान के बीच, मैकमोहन रेखा, डुरंड रेखा। प्यारे बच्चों, यहां पर बात होती है किसके बारे में? भारत का परिचय के बारे में। ठीक है, चलिए, तो हमने बात कर ली भारत का परिचय। देखो बच्चों, अगर कुछ रहता है तो अभी चर्चा कर लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आगे जो सारी चर्चा करेंगे हम वो कल की क्लास में करेंगे। और जो कल की क्लास होगी वो भारत का भौगोलिक विभाजन होगा। यहां पर मैं कुछ चीजें बता के जाऊंगा भारत का भौगोलिक विभाजन के बारे में, और कुछ ऐसी चीजें जो बच्चों क्या आती हैं, इंपोर्टेंट होती हैं हमारे लिए। ठीक है, चलिए। सारी चीजें पूरी हो चुकी हैं बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं बच्चों सीधी सीधी कि भारत का भौगोलिक विभाजन, तो इसे नोट कीजिए आप। चलिए जल्दी से नोट कीजिए। चलो बच्चों, चलो बच्चों, आगे की क्लास हम बाद में ही करते हैं, और आगे की क्लास में किसके बारे में चर्चा करेंगे? भारत का भौगोलिक विभाजन। और सबसे पहले लगभग 30 से 35 मिनट की क्लास में हम हिमालय पर्वत को खत्म करने की कोशिश करेंगे, किस प्रकार हिमालय की चीजें आपको देखने को मिलती हैं। तो बच्चों, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं हम आपसे कल अगली क्लास में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। थैंक यू सो मच, जय हिंद। और गुरुकुल दर्पण क्लासेस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।